गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ड्रीम यूपीएससी चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। सो हम लोग का जो आज का टॉपिक है दैट इज़ बेस्ड ऑन म्यांमार। वैसे मैंने सुबह के क्लास में आपको बोला भी था कि आज शाम को हम लोग ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक अलग से थोड़ा सा डिस्कस करने का लॉजिक था। तो हम लोग अभी जो ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, एक बार से इसको सुन लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये पूरी कहानी है क्या। देखिए, कुछ दिन पहले आपको याद होगा, फेब 2021 की बात है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। म्यांमार के अंदर कू हुआ था। वहाँ पे जो पूरी सरकार थी, उस पूरी सरकार को गिरा के जो पूरी मिलिट्री थी वो पावर को लेके चली गई थी। उसके बाद में क्या हुआ, अलग अलग कंट्रीज़ ने यहाँ पे क्रिटिसाइज़ तो किया, लेकिन किसी भी कंट्री की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। अब क्या हुआ है, म्यांमार के अंदर एक मिलिट्री परेड हुई है जिसके अंदर टोटल 8 देशों ने भाग लिया है। अब ये 8 देश कौन कौन से हैं और क्यों इनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। ठीक है, क्लास आज बैठ के मैं ले रही हूँ क्योंकि आज बिल्कुल भी खड़े होने की हिम्मत ख़त्म हो चुकी है मेरे अंदर। तो डोंट वरी, क्लासेस आपके कल से रेगुलर जैसे होते थे वैसे रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जस्ट बिकॉज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इसलिए आज आपके स्पेशल क्लासेस नहीं थे, बट फ्रॉम टुमारो इट विल बी ऑल ओके एंड बिल्कुल जैसे सिस्टमैटिक होता है वैसे रहेगा। ठीक है, चलिए अच्छा, तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे सेशन की। देखिए हुआ क्या है, एक्चुअली होता क्या है, म्यांमार के अंदर हर साल अगर आप देखेंगे तो एक परेड होती है, एक मिलिट्री की परेड का आयोजन किया जाता है। ठीक है, ये जो परेड का आयोजन किया जाता है ये हर साल होता है। दिस इज जस्ट लाइक अ सेलिब्रेशन, जैसे हमारे यहाँ पे 26 जनवरी है या 15 अगस्त है, इसी तरीके से यहाँ पर भी सेलिब्रेशन होता है। 2 महीने हो चुके हैं कू को, लेकिन अब यहाँ पे जब ये मिलिट्री का सेलिब्रेशन चल रहा था तो यहाँ पे इंडिया ने तो पार्टिसिपेट किया ही किया, लेकिन इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो रशिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, लाओस एंड थाईलैंड, ये वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। चलिए ज़रा देखते हैं कि पूरी कहानी है क्या। मैंने आपको पूरी स्टोरी ऑलरेडी एक बार सुनाई हुई है, अगर आपने ये क्लास नहीं देखा है तो इसी चैनल पे आपको क्लास मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। देखिएगा, मैंने आपको बताया था आंग सान सू की के बारे में। इनकी जो गवर्नमेंट है ये सरकार यहाँ पे संभाले हुए थी, लेकिन फेब की अगर हम बात करें तो फेब में क्या हो गया था, फेब में सरकार को पूरी तरीके से हटा के मिलिट्री जो थी वो पावर में आ गई थी। यहाँ के अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो इनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो यहाँ पे मिलिट्री है उसको भी कुछ पावर्स दी जाती हैं इलेक्शंस के अंदर। तो अब यहाँ पे इनको चाहिए थी ज़्यादा पावर, मिलिट्री को ज़्यादा पावर चाहिए थी, सरकार इनको ज़्यादा पावर दे नहीं रही थी, तो इसी के चलते इन्होंने क्या कर दिया, कू कर दिया। अब ये कू का मतलब क्या होता है, कू का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब गवर्नमेंट को हटा के मिलिट्री यहाँ रूल करना शुरू कर दे। अब देखिए हुआ क्या था, हुआ यहाँ पर ये कि हर साल कम से कम 50 से 60 देश होते हैं, कंट्रीज़ होती हैं जो म्यांमार की इस परेड में शामिल होती हैं। लेकिन इस बार 27 मार्च को जब ये परेड का आयोजन किया गया तो इस बार सिर्फ और सिर्फ 8 ही देशों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। अब आप भी बोलेंगे तो फिर मैम इंडिया ने क्यों पार्टिसिपेट किया, इंडिया तो अपने आप को बड़ा ही पीसफुल कंट्री बताता है, देन वाई इंडिया इज़ पार्टिसिपेटिंग। तो ज़रा सुनिएगा, ये जो देश आपको यहाँ पे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, हर एक कंट्री ने इनको क्रिटिसाइज़ किया है। अगर आप देखें तो यूएन ने भी इनको क्रिटिसाइज़ किया है, एंटोनियो ग्यूटेरस ने भी इनको क्रिटिसाइज़ किया है, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं सब ने इनको अलग अलग तरीके से क्रिटिसाइज़ किया है। रशिया को तो यहाँ तक भी बोल दिया गया कि इनको तो शर्म आनी चाहिए। तो भाई देखो, इनकी तो बात ही क्या करनी, इनको तो वैसे भी शर्म नहीं आती, तो इनको तो वैसी कहानी में से निकाल दिया। अब बांग्लादेश और इंडिया, ये दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका पार्टिसिपेशन यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क के अंदर आता है। अब आप सोचेंगे कि मैम इंडिया को पार्टिसिपेट तो नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल सही बात है। क्यों, देखो इसका रीज़न ये हुआ ये था कि जब यहाँ पे कू हुआ था उसके बाद में जो म्यांमार की मिलिट्री यहाँ पे रूल कर रही है उसने क्या किया कि जो सरकार के लोग थे, जैसे कि आंग सान सू की हैं या फिर जो बाकी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सबको हाउस अरेस्ट कर दिया। हाउस अरेस्ट करने के बाद में अगर आप देखो तो यहाँ पे बताया जा रहा है करीबन 400 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी सैटरडे को हत्या करी गई थी। और आप समझ रहे हो, मतलब उनके ही लोगों की हत्या उनकी ही मिलिट्री के द्वारा करी गई है। अभी ये सिर्फ मैं आपको सैटरडे का डेटा बता रही हूँ, अगर आप पूरा मतलब 2 महीने का डेटा उठा के देखोगे तो पता ही नहीं कितने लोगों की यहाँ पे इन्होंने डेथ करी है, मतलब कि उनकी हत्या करी है। तो ये जो टाइम है ना, ये अपनी क्या कर रहे थे, यहाँ पे एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे, जिसके उपलक्ष्य में इन्होंने एक परेड का आयोजन किया था और इंडिया ने उसके अंदर जाके पार्टिसिपेट कर दिया।
अब आप कहेंगे कि अगर किसी एक देश के अंदर इतने सारे लोगों की हत्या करी जा रही है तो फिर मैम इंडिया का वहाँ पे पार्टिसिपेट करने का कोई लॉजिक नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल सही है मैम, पूरे वर्ल्ड ने जो इंडिया को क्रिटिसाइज किया है वो भी बिल्कुल सही है। देखो यार, कहना आसान नहीं होता है, ठीक है, हमने तो कह दिया कि ये गलत है, बट जरा आप इस बात को समझिए, अगर कल को हम बांग्लादेश के साथ में अपने टाइज को अच्छा नहीं करेंगे तो क्या इन फ्यूचर हमारा जो ट्रेड है वो ग्रो करेगा? नहीं करेगा। अगर आज के टाइम पे हम म्यांमार के साथ में काम नहीं करते तो क्या हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं क्या वो पूरे होते? नहीं होते, राइट। देखिएगा, अभी कुछ और प्रॉब्लम्स भी आएंगे। ये कू की तो एक प्रॉब्लम है, लेकिन एक और प्रॉब्लम की अगर आप बात करो म्यांमार के अंदर तो वो प्रॉब्लम क्या है मालूम ही होगा आपको, दैट इज़ रोहिंग्यास। ये जो रोहिंग्यास है ना, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका है म्यांमार के अंदर, क्योंकि इन लोगों को माइग्रेट करके अभी हाल ही में बांग्लादेश के अंदर सेटल करवाया गया था बशर आइलैंड पे, जहाँ पे भी कुछ समय पहले आग भी लग गई थी। तो अभी क्राइसिस हर तरफ चल रहे हैं, लेकिन अब क्वेश्चन यही खड़ा होता है, तो क्या इंडिया ने इसके अंदर पार्टिसिपेट करके अच्छा किया या फिर बुरा किया? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताते हुए चलना। अच्छा, अब सुनिएगा, एक तरफ अगर हम ये देखें कि इंडिया अगर इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है ना, तो आप ये बात समझिएगा कि जो कालादान मल्टी प्रोजेक्ट बनाने की बात चल रही है, इसमें शायद इंडिया को कहीं ना कहीं पे लॉस हो जाता। सेकेंडली, ये जो इसके अंदर सितवे पोर्ट को जोड़ने की बात हो रही है, कहीं ना कहीं इंडिया को वहाँ पे भी लॉस हो जाता, और इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इंडिया वहाँ पे भी सफ़र कर जाता। बाय रीज़न भी देखो, रीज़न यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। चाइना वैसे भी उन जगह को यहाँ पे ढूंढ के आप कह सकते हो काम करता है जहाँ पे इंडिया ने चीज़ों को छोड़ दिया होता है। ये काम आपने श्रीलंका के अंदर भी देखा था। यही सेम तरीके से चाइना भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके म्यांमार को अपने साथ में कर सकता था, जो आगे चल के इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। तो अभी फ़िलहाल इंडिया ने जो इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, तो यहाँ पे कंट्रीज़ तो क्रिटिसाइज़ कर रही हैं, लेकिन सिर्फ क्रिटिसिज्म के बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया ने इसके अंदर पार्टिसिपेट करके गलत किया। एक तरफ अगर आप देखो तो हाँ, डेमोक्रेसी को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए इंडिया को आवाज़ उठानी चाहिए थी। डेफिनेट सी बात है, इंडिया जब अपने आप को वर्ल्ड लेवल पर कहता है कि आई एम गोइंग टू बी द मतलब यूएन के अंदर परमानेंट मेंबर की जब बात आती है तो हम लोग सबसे पहले इंडिया का ही नाम प्रेफर करते हैं। तो जब यहाँ पे ऐसा हो रहा था तो इंडिया को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था, सिंपल है। लेकिन इंडिया को अपने डिप्लोमेटिक टाइज भी तो देखने हैं ना। हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि यहाँ पर हमने आवाज़ नहीं उठाई है और दूसरी तरफ जाके अगर हम देखें तो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी तो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है। तो हमें अपने प्रोजेक्ट्स को भी देखना पड़ेगा। इंडिया और म्यांमार दोनों नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि कोई कंट्री जो थी वो सफ़र करती। हाँ, अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये जो म्यांमार का इशू इतना ज़्यादा चल रहा है, इसको इंटरनेशनल लेवल पर उठाना चाहिए। पीस कीपिंग फोर्सेस की भी यहाँ पे सहायता ली जा सकती है। यूएन यहाँ पे पीस कीपिंग फोर्सेस को भी यूज़ कर सकता है इफ़ दे वांट टू, लेकिन ये होगा तभी जब आवाज़ उठाई जाएगी। तो अभी यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत सारे लोगों की हत्या तो हो रही है, लेकिन कहीं पर भी इनके लिए कोई आवाज़ उठाई नहीं जा रही है। यही सेम चीज़ अगर आप देखेंगे तो म्यांमार में पहले भी हुई थी, लेकिन वो जो पहले कंडीशन थी उसमें और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। यहाँ पे बीच में डेमोक्रेसी भी आ गई थी, लेकिन अब जो हुआ है ना, ये कुछ ज़्यादा ही गलत तरीके से देखने को मिला। तो ये ओवरऑल यहाँ पे पूरा एक कॉन्सेप्ट था। जो आप लोगों ने सुबह बोला था कि मैम ऐसा कुछ हुआ है क्या, तो आपको ये बता दें कि हाँ, 27 मार्च को इन्होंने अपनी एक परेड निकाली थी जिसमें 8 देशों ने ही, सिर्फ 8 देशों ने पार्टिसिपेट किया। सिर्फ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यूजुअली इतनी सारी कंट्रीज़ इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, बट इस बार सिर्फ इतनी ही कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। अभी देखने वाला आगे ये होगा कि आंग सान सू की के फेवर में कोई बोलता है कि नहीं बोलता है, या डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए कोई एक्शन लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है। अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो ये तो था एक छोटा सा सेशन जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया, और मैंने आपको पूरी कहानी बता दी कि पूरी कहानी है क्या। अगर आपने म्यांमार की पूरी हिस्ट्री नहीं देखी है तो इसी चैनल पे एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हो एंड आप पूरी कहानी समझ सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये तो था आज का सेशन। उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ एक बार से लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो देन डू सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ पे आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो, विच इज़ अ यूपीएससी बैच। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लस और आइकॉनिक 2 ऑप्शंस होते हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगले साल के लिए या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के लिए। आप इस बैच को ज्वाइन अभी से कर सकते हो। कोड कृति 10 रहेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपको इसमें प्रीलिम्स तो कवर हो गई होगा,
साथ में आपका मेंस का सेक्शन भी कवर हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। अभी ये टेस्ट हो चुका है, अब जो अगला टेस्ट आपका होगा संडे को रहेगा और उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट, चलिए तो ये तो था आज का सेशन। हम आपसे मुलाकात करेंगे सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।